नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलसी टॉप 50 आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं सुनील राठौर और आज हम इस चौथी कड़ी के रूप में पृथ्वी के संदर्भ में विभिन्न टॉपिकों को कवर करते हुए चलेंगे। इस टॉपिक को, जो कि आपका पृथ्वी वाला टॉपिक होगा, इस टॉपिक को हम 4 विभिन्न पार्टों में लेकर आएंगे। अगर आवश्यकता लगेगी तो हम इसके कुछ अधिक पार्ट भी लेकर आपके सामने आएंगे, जहां पर हम देखेंगे पृथ्वी के संदर्भ में विभिन्न रूपरेखाओं को कि आखिर इस पृथ्वी की विभिन्न जानकारियों के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिकों को इसमें शामिल करते हुए हम अध्यापन का कार्य शुरू करवाएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन से प्रमुख सब टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे, तो उसको एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं। हम बिना समय को वेस्ट किए हम पृथ्वी के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इस पृथ्वी के अंतर्गत हम जानेंगे पृथ्वी का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के उपरांत पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानने के उपरांत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तदुपरांत हम जानेंगे प्रमुख अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी के संदर्भ में अक्षांश एवं देशांतर, और अंत में हम देखेंगे पृथ्वी की विभिन्न गतियां, पृथ्वी की विभिन्न गतियां एवं उनके प्रभाव। क्लियर है दोस्तों? जहां हम पृथ्वी वाले टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, यहां हम जानेंगे सामान्य परिचय के तौर पर पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, और तीसरी बिंदु के रूप में पृथ्वी की उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, उससे संबंधित कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं, उसकी चर्चा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत करेंगे। और चौथे बिंदु के रूप में हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के संदर्भ में कैसे ये काल्पनिक रेखाएं निर्मित की गई हैं, आखिर क्या अक्षांश होता है, क्या अक्षांश बिंदु होते हैं, क्या अक्षांश रेखाएं होती है। छोटे छोटे बिंदुओं पर देखेंगे हम अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक के अंतर्गत। फिर अंत में हम देखेंगे पृथ्वी की विभिन्न गतियां और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सीधा पृथ्वी के सामान्य परिचय की ओर और जानेंगे कि पृथ्वी के सामान्य परिचय के बारे में हमें क्या जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पृथ्वी का सामान्य परिचय। पृथ्वी का सामान्य परिचय। पृथ्वी के सामान्य परिचय में सबसे पहला बिंदु जो हमें जानना आवश्यक होता है कि आखिर पृथ्वी की आकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार अगर साधारण शब्दों में कहें तो हम कहते हैं कि ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा हम कहते हैं, या मध्य भाग में चौड़ी है। लेकिन हम इस शब्द का प्रयोग न करते हुए एक सिंपल सा शब्द का प्रयोग करेंगे जिसे कहा जाता है भू-आभ। क्लियर है दोस्तों? जिसे इंग्लिश में जियोइड, जिसे इंग्लिश में जियोइड कहा जाता है, वहीं इसकी आकृति भू-आभ है या लक्षवक गोलाभ। क्या कहा जाता है? दूसरा आप कह सकते हैं लक्षवक गोलाभ। तो पृथ्वी का आकार या पृथ्वी की आकृति किस रूप में दिखाई देती है? या तो भू-आभ कहिएगा, या लक्षवक गोलाभ कहिएगा, या जियोइड कहिएगा। तो यह पृथ्वी की आकृति हो गई। दूसरा हम जानेंगे पृथ्वी के संदर्भ में कि पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण।
पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण काल। जहां पृथ्वी का परिक्रमण, दोनों शब्दों की परिभाषा भी हम बताएंगे आपको, आखिर परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है और परिभ्रमण काल कितना है। तो दोस्तों, जैसे कि परिक्रमण काल वह होता है सूर्य के चारों ओर घूमने के क्रम में कितनी अवधि ली जाती है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कुल कितना समय लिया गया, उसे कहा जाता है परिक्रमण काल। क्लियर है दोस्तों। तो परिक्रमण काल होता है 365 डेज, 365 दिन, 5 आवर 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड। क्लियर है दोस्तों। 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड जो कि पृथ्वी की परिक्रमण अवधि होती है या परिक्रमण काल होता है। तो वही हम जानेंगे परिभ्रमण काल, पृथ्वी के अपने ही एक्सिस पर या अपने ही अक्ष पर घूमने के क्रम में या घूर्णन करने के क्रम में कुल कितना समय लिया जाता है या कुल कितनी अवधि ली जाती है, उस अवधि को कहा जाता है परिभ्रमण काल। अपने ही अक्ष पर घूमने के काल को परिभ्रमण काल कहा जाता है, जो कि आपका होगा 23 आवर 46 मिनट देन 4 सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, 56 मिनट 4 सेकेंड। क्लियर है दोस्तों। तो परिभ्रमण काल कितना होता है पृथ्वी का, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अब हम ये जानेंगे अगली स्लाइड में कि परिभ्रमण और परिक्रमण काल क्या होता है। क्लियर दोस्तों। पहले जान लेते, फिर अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के सामान्य परिचय के तौर पर कि और किन बिंदुओं को कोट किया जा सकता है। तो हम जानते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण काल। परिभ्रमण, परिक्रमण। क्लियर है दोस्तों। आपको काफी कंफ्यूजन होता होगा इसमें। क्लियर है। अगर दोनों शब्द आएंगे तो दोनों शब्दों में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। क्लियर है दोस्तों। रोटेशन किसे कहा जाता है, रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है। अगर इंग्लिश में शब्दावली आएगी तो आप क्लियरली पता कर पाएंगे कि आखिर परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है। लेकिन अगर हमारे सामने दोनों हिंदी के शब्द है तो कैसे इसको समझे, कभी नहीं भूल पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं एक चार्ट के माध्यम से, एक छोटे से चलचित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आपको मजा आएगा। देखिएगा, दरअसल हम चित्रकार तो है नहीं, लेकिन चित्र देखकर आप पता कर पाए कि आखिर ये चित्र किससे संबंधित है, तो यकीन हम समझ जाएंगे हम चित्रकार भी है। क्लियर है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये मंदिर है, क्या ये गिरजाघर है, क्या ये गुरुद्वारा है, ये आपका घर है। क्लियर है। जहां पर आप बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है। दूसरा, अब ये आपको घर जैसा तो नहीं लग रहा होगा। क्लियर है दोस्तों। ये आपका टेंपल या मंदिर। क्लियर है। अब सांझ के समय, शाम के समय आप निकलेंगे मंदिर के लिए। यहां पे रखी हुई चप्पल को आपने उठाकर वापिस अपने घर पर लेकर आ गए। उद्देश्य क्या था, क्या आपका मंदिर में प्रवेश किए, आप नहीं किए, आपने मंदिर के सामने गए और वापस लौट कर आ गए। क्या किया आपने, परिभ्रमण। आपने क्या किया, यहां पर भ्रमण कर आए हैं, आप भ्रमण कर आए हैं। क्या शाम के समय आप चप्पल लेकर अपने घर में पहुंचोगे या दूसरे के घर में चले जाओगे, अपने ही घर में पहुंचोगे। इसका मतलब आपका यह घर क्या है, यही घर आपका अक्ष है। तो पुनः अक्ष पर लौटना, अपने ही अक्ष पर लौटना भ्रमण करते हुए, तो अपने ही अक्ष पर होने वाली गति को, अपने ही अक्ष पर होने वाली गति, अपने ही अक्ष पर होने वाली गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है। परिभ्रमण गति। और इसी का दूसरा नाम है घूर्णन गति। क्लियर है दोस्तों। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है रोटेशन। क्लियर हुआ दोस्तों। इसी को रोटेशन कहा जाता है, इसी को घूर्णन कहा जाता है, इसी को परिभ्रमण कहा जाता है। और परिभ्रमण गति क्या होता है, अपने ही अक्ष पर किसी भी खगोलीय पिंड का अपने ही अक्ष पर होने वाली गति को
परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या रोटेशन मोशन कहा जाता है। रोटेशन मोशन में जो कि आपने लिखा है ये परिभ्रमण गति, इस परिभ्रमण गति में कितना समय लगा है। यदि हम समय की माप करें कि परिभ्रमण गति में किसी भी खगोलीय पिंड को कितना समय लग रहा है, तो उस समय को कहा जाता है परिभ्रमण काल। रोटेशन टाइम क्लियर है, या रोटेशन पीरियड कितना है, तो उसी को परिभ्रमण काल कहा जाता है। दूसरा देखिएगा, कहानी थोड़ा चेंज करते हैं। क्लियर है दोस्तों, देखिएगा अब आप मंदिर गए, मंदिर जाने के बाद आपका उद्देश्य अब बदल गया है। आप मंदिर इसलिए गए थे क्योंकि आपको यहां पर जो ईश्वर की मूर्ति रखी है उसका चारों ओर चक्कर लगाना। क्लियर है दोस्तों, तब आप इसके मंदिर में प्रवेश किए, तब आपने इसकी परिक्रमा की। क्या किया आपने? परिक्रमा। और परिक्रमा किसका किया है? किसी भी एक पिंड का। पिंड किसी भी रूप में हो सकता है, मूर्ति के रूप में हो सकता है। क्लियर है, किसी भी ईश्वर की मूर्ति हो सकती है। तो उसके चारों ओर क्या किया आपने? परिक्रमा की है। तो इस परिक्रमा को कहा जाता है परिक्रमण गति। किसी भी एक पिंड के चारों ओर होने वाली गति को परिक्रमण गति कहा जाता है, जिसे आप कहेंगे ये आपका क्या हो जाएगा? परिक्रमा किस पथ पर होगा? कक्षा में, एक निश्चित कक्षा होगी, निश्चित कक्षा। तो निश्चित कक्षा के चारों ओर घूमने वाली गति, निश्चित कक्षा के चारों ओर घूमने वाली गति, तो अपन यहां पे क्या कह सकते हैं? किसी पिंड के चारों ओर किसी पिंड के चारों ओर घूमने वाली गति, उसे कहा जाता है परिक्रमण गति। क्लियर है? और इस परिक्रमण गति में समय कितना लगता है, यदि उसका माप करना है तो उसे कहा जाता है परिक्रमण काल। क्लियर है दोस्तों? और परिक्रमण काल को या परिभ्रमण गति या परिक्रमण को कहें तो इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन। क्लियर है? रिवोल्यूशन मोशन, रिवोल्यूशन स्पीड या रिवोल्यूशन पीरियड। क्लियर है दोस्तों? तो किसी पिंड के चारों ओर घूमने वाली गति, या आप क्या कह सकते हैं? कक्षीय गति। कक्षीय गति को कहा जाता है परिक्रमण गति, जबकि अक्षीय गति को कहा जाता है परिभ्रमण गति। क्लियर है? अब मूल अंतर आपको पता चल चुका होगा, तो इस स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं क्या कि परिभ्रमण क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। तो हम जानेंगे हम पृथ्वी के बारे में और सामान्य जानकारी। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो कि ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटी, आपका नॉर्थ पोल या आपका साउथ पोल। क्लियर है? ध्रुव पर चपटी है। जैसे कि मान लिया जाए ये दोनों ध्रुव को मिलाने वाली एक आंतरिक काल्पनिक रेखा, आंतरिक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी के अंदर से अपने एक रेखा निर्मित की है, लेकिन एक कल्पना की है कि कैसी रेखा है। इसी रेखा के परितः, इसी रेखा को आधार मानते हुए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना शुरू करती है। ये अपने अक्ष पर घूमना शुरू करती है तो इसको क्या कहा हमने? अक्ष। क्लियर हुआ? और एक होता है आपका चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, जो कि चुंबकीय याम्योत्तर आपका क्या होता है? जो भौगोलिक चुंबकीय ध्रुव को मिलाने का काम करती है। इन दोनों ध्रुव को भी मिला दीजिए आप। क्लियर हुआ? अब यहां पर यह बात आती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका कौन सा याम्योत्तर हो गया? भौगोलिक याम्योत्तर। क्लियर है दोस्तों? ये आपका ध्रुवीय याम्योत्तर जिसे आप अक्ष कह रहे हैं। तो अपने अक्ष पर, इस पर कितना झुकी हुई है? इस अक्ष पर, यह आपका अक्ष हो गया, अक्ष पर पृथ्वी कितना झुकी हुई है? तो वह झुकी हुई है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। क्लियर हुआ दोस्तों? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये किस पर झुकी हुई है? अक्ष पर। और वही बात की जाए अक्ष से कितना झुकी हुई है, ये आपका अक्ष हो गया, अक्ष से कितना झुकी है, तो ये टोटल 90 डिग्री आपका। तो 90 डिग्री में से 23.5 माइनस कीजिएगा, आपका आ जाएगा 66.5 डिग्री।
क्लियर है दोस्तों। तो 66.5 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है? अक्ष से, अक्ष से, अक्ष पर और अक्ष से कितना झुकी हुई है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, 23.5। पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है? अक्ष पर 23.5, अक्ष से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, मूल अंतर है दोस्तों। आते हुआ क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, तो लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझकर आप अपने आंसर को, आते हुए क्वेश्चन को तो सही करेंगे ही सही, लेकिन जब गलत होने की टेंडेंसी बन जाएगी तो उसको गलत नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा, 33.5 और 23.5 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सामान्य जानकारी के रूप में आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी का केवल एकमात्र चंद्रमा है। बाकी अन्य सामान्य जानकारी आप जान सकते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अन्य सामान्य जानकारी हम यहाँ पर स्किप करेंगे। अब सीधा हम प्रवेश करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है, जैसे कि हमने चार्ट में देखा था। तो चार्ट में देखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति। अब जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले हम कुछ आइडियोलॉजी की बात करेंगे। आइडियोलॉजी का मतलब कुछ आइडियोलॉजी जो है आरंभिक आइडियोलॉजी या आरंभिक विचारधारा है, आरंभिक विचारधारा, और एक होती है आपकी मॉडर्न आइडियोलॉजी या आधुनिक विचारधारा। क्लियर है दोस्तों, आरंभिक विचारधारा और एक हो जाएगा आपका आधुनिक विचारधारा। जहां आरंभिक विचारधारा में कुछ वैज्ञानिक अपनी बात रखना शुरू करेंगे। 4 प्रमुख वैज्ञानिक के नाम होंगे यहां पर। एक होगा आपका थेल्स होगा, एक होगा आपका एनेक्सिमेनिज, चौथा आपका होगा, यहां पे लिखेंगे चौथा एनेक्सिमेनिज, पाइथागोरस, और चौथे जो भूगोलवेत्ता होंगे या फिर एक दार्शनिक कह सकते हैं जो कि होंगे आपके हेराक्लिटस। ये 4 प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता जो अपने आरंभिक आइडियोलॉजी रखेंगे और ये बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्लियर है दोस्तों। तो 4 प्रमुख वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले थेल्स अपनी बात रखेंगे, एक परिकल्पना करेंगे। देन आफ्टर एनेक्सिमेनिस क्या अपनी बात कहेंगे, पाइथागोरस क्या अपनी बात रखेंगे, और अंततः हेराक्लिटस क्या अपनी बात कहेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में हम जानेंगे। वहीं आधुनिक विचारधारा को हम 2 वर्गों में बांटेंगे। सर्वप्रथम जहां पर आरंभिक विचारधारा 2 वर्ग होंगे, जिसे कहा जाएगा अद्वैतवादी, और एक होता आपका द्वैतवादी। क्लियर है दोस्तों, एक अद्वैतवादी और एक हो जाएगा आपका द्वैतवादी। हम आधुनिक विचारधारा के एक अलग चार्ट फ्लो कर लेंगे, चार्ट को बनाने का प्रयास कर लेंगे कि आधुनिक अद्वैतवादी के अंतर्गत कैसा चार्ट बनेगा और द्वैतवादी के अंतर्गत कैसा चार्ट बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे आरंभिक विचारधारा के भूगोलवेत्ताओं ने अपनी कौन कौन सी बातें के माध्यम से ये बतलाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं हम थेल्स, एनेक्सिमेनिस, पाइथागोरस और हेराक्लिटस अपनी किस प्रकार से अपनी बातें रखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में। सर्वप्रथम बात करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे क्योंकि सारी पिक्चर्स एक साथ आपके सामने दिखेगी, तो तीनों में, चारों में आप मूलभूत अंतर कर पाएंगे। तो देखिएगा यहां पर हम लिखेंगे आरंभिक विचारधारा। आरंभिक विचारधारा में सर्वप्रथम जानेंगे थेल्स ने क्या कहा। थेल्स के बाद हम जानेंगे एनेक्सिमेनिस। एनेक्सिमेनिस के बाद जानेंगे पाइथागोरस,
और अंततः हम देखेंगे हेराक्लिटस। क्लियर है? अब देखिएगा थेल्स ने क्या कहा। थेल्स ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है। यहां पर एनेक्सिमेनीस, पाइथागोरस और हेराक्लिटस सभी अपनी उत्पत्ति के बारे में बतलाते हैं और कहते हैं कि आखिर इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के बारे में कैसी है। कुछ लोग कहेंगे कि जल से हुई है, कुछ लोग कहेंगे कि अग्नि से हुई है, कुछ लोग कहेंगे कि वायु से हुई है। क्लियर है? ऐसे सभी अपनी अपनी बातें रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो हम जानेंगे कि पाइथागोरस, एनेक्सिमेनीस, थेल्स अपनी बातें किस रूप में पेश करेंगे। तो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जब बात की जाएगी तो थेल्स ने क्या कहा। थेल्स ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है। किसकी? पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से। इसी ने थेल्स ने जब एक तत्व के बारे में बात की, सिर्फ एक ही पदार्थ के बारे में चर्चा की कि एक ही चीज से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसके सिद्धांत को कहा जाता है एक तत्ववाद सिद्धांत। क्लियर दोस्तों? एक तत्ववाद सिद्धांत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि थेल्स ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से मानी गई है। क्लियर है? वही एनेक्सिमेनीस ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से न होकर वायु से हुई है। क्लियर है? वायु के बाद यह वायु परिवर्तित होगी आपकी अग्नि में, और अग्नि परिवर्तित होगी जल में, और यह जल परिवर्तित हो जाएगा आपका बर्फ में, और इसी बर्फ के शीतलन की प्रक्रिया से पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एनेक्सिमेनीस बतलाते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई है, यही वायु अग्नि में परिवर्तित होती है, अग्नि जल में परिवर्तित होता है, और उसी के बाद जल शीतलन की प्रक्रिया से बर्फ में कन्वर्ट होकर पृथ्वी का रूप धारण करता है। तो इसमें एक तत्व की बात नहीं की जा रही है, कई सारे तत्वों की बात एक साथ की जा रही है। इसी कारण इसे कहा जाता है बहुतत्ववाद सिद्धांत। बहुतत्ववाद सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों? तो आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आरंभिक विचारधारा के समर्थकों में से किसने यह कहा कि बहुतत्ववाद के आधार पर ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है? तो आपको बतलाना होगा एनेक्सिमेनीस। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि एनेक्सिमेनीस ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में किस बात को आधार माना है? तो हम कहेंगे वायु को। क्लियर है? वायु को मुख्यतः आधार माना है, तो वायु उत्पत्ति का प्रमुख कारक है। वहीं थेल्स ने जल को उत्पत्ति का प्रमुख कारक माना है। और अब हम बात करेंगे कि पाइथागोरस ने किसे पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल कारण माना है। तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल कारण पदार्थ। पदार्थ को माना है। पदार्थ मतलब जिसे आप द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य। पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण किससे माना? पदार्थ को, या फिर जिसे आप कह सकते हैं संख्या। और आप तो जानते हैं पाइथागोरस ने कौन सी प्रमेय दी है? लंब, कर्ण और आधार होगा तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। समकोणी अगर त्रिभुज होगा तो वहीं पे पाइथागोरस प्रमेय काम करती है, जिस पर सबसे लंबी भुजा कर्ण के रूप में जानी जाती है। तो पाइथागोरस एक गणित के बारे में जानकारी रखने वाले एक भूगोलवेत्ता भी है, और साथ ही इन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक पदार्थ या संख्या के रूप में हुई है, इसलिए इनके सिद्धांत को कहा जाता है पदार्थवाद सिद्धांत। पदार्थवाद सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों? तो पदार्थवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पाइथागोरस ने। अब बात करेंगे हम हेराक्लिटस। हेराक्लिटस ने जो एनेक्सिमेनीस ने जो बात कही थी, उसी बात को तोड़कर पेश किया है। क्या कहा मैंने? एनेक्सिमेनीस ने जो बात कही थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो हेराक्लिटस ने बात कही, उसी को तोड़कर पेश किया हेराक्लिटस ने। और क्या कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से न होकर अग्नि से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से न होकर अग्नि से हुई है। क्लियर है दोस्तों? पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्नि। अब मैं आपको ना बताऊं उसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि अब अग्नि किस में परिवर्तित होगी? जल में। जल बर्फ में, देन फाइनली क्या उत्पत्ति हो जाएगी? आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाएगी। तो हेराक्लिटस ने अग्नि को मूल आधार माना पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आरंभिक विचारधारा के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों? तो चारों वैज्ञानिकों के नाम
और उनकी क्या विचारधारा रही है, उन विचारधाराओं का आपने अध्ययन किया है हमारे साथ, जिसमें कहा गया कि थेल्स ने जल को आधार माना पृथ्वी की उत्पत्ति का, एनेक्सिमेनीज ने वायु को माना है, पाइथागोरस ने पदार्थ या संख्या को माना है, तो वहीं हेराक्लिटस ने अग्नि को पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना है। क्लियर है दोस्तों। अब हम चलेंगे आरंभिक विचारधारा के पश्चात आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से वैज्ञानिक या कौन कौन से भूगोलवेत्ता अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति की रूपरेखा स्पष्ट हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अब दोबारा दूसरा क्रम में पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए, जहां पर हम चर्चा करेंगे आधुनिक विचारधाराएं। आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा को हमने दो वर्गों में बांटा। दो वर्गों में हम देखेंगे। सबसे पहले जिसे हम कहेंगे अद्वैतवादी। अद्वैतवादी विचारधारा, विचारधारा या आप संकल्पना भी कह सकते हैं, संकल्पना। वहीं द्वैतवादी विचारधारा या संकल्पना। क्लियर है। तो आधुनिक विचारधारा को हमने दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ऐसा क्यों किया गया वो जानने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि किसी भी टॉपिक को अब पढ़ेंगे, वहां पर हम यदि किसी सिद्धांत की चर्चा करेंगे, किसी की उत्पत्ति के बारे में बतलाने का प्रयास करेंगे, तो यदि कोई पूर्ववर्ती कोई सिद्धांत होगा और उसके बाद कोई उत्तरवर्ती सिद्धांत आएगा तो उसके लिए आधार का काम करेगा। इसलिए इससे यह नहीं लगता है कि पूर्ववर्ती विचारधाराएं उत्तरवर्ती विचारधारा का आधार तो तैयार कर रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्ववर्ती विचारधारा का उतना ही महत्व होता है जितना कि उत्तरवर्ती विचारधारा। ये पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती क्या है? पहले की विचारधारा को पूर्ववर्ती विचारधारा और आने वाली विचारधारा को हम कहेंगे उत्तरवर्ती विचारधारा। पूर्ववर्ती विचारधारा उत्तरवर्ती विचारधारा के लिए आधार का काम करती है। क्लियर है दोस्तों। तो ये समझिएगा, कभी पूर्ववर्ती विचारधारा का महत्व खत्म नहीं होता है, वह नई विचारधारा या उत्तरवर्ती विचारधारा के लिए आधार का काम करती है। वही आपको देखने के लिए लगा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। जब हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत या महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में, कई सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले सिद्धांत गलत हो जाएंगे या फिर उसके महत्व कुछ नहीं रहेगा, वो नए वाले सिद्धांत के लिए आधार का कार्य करेगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम जानेंगे अद्वैतवादी विचारधारा आखिर क्या होती है और द्वैतवादी विचारधाराएं क्या होती है। फिर हम इसका चार्ट फ्लो करेंगे कि अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक कौन कौन है। पहले समझ लेते हैं अद्वैतवादी संकल्पना क्या है। क्लियर है। अद्वैतवादी विचारधारा या संकल्पना के समर्थक का यह मानना होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी दो पदार्थ से ना होकर एक पिंड या एक वस्तु या एक पदार्थ से हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक पिंड या एक वस्तु, किसी एक पिंड या एक वस्तु, किसी एक पिंड या एक वस्तु से हुई। क्या कहा यहां पर? अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थकों ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो या दो से अधिक पिंडों या वस्तु से नहीं हुई है, केवल किसी एक वस्तु या एक पिंड से हुई है। इसीलिए इस विचारधारा को कहा जाता है मोनोपेरेंटल हाइपोथेसिस। मोनोपेरेंटल हाइपोथेसिस या फिर आप कह सकते हैं पैतृक संकल्पना। क्लियर है। पैतृक संकल्पना या एक पैतृक संकल्पना या मोनोपेरेंटल हाइपोथेसिस। क्लियर है। या पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो अद्वैतवादी विचारधारा जहां पर ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में किसी एक पिंड या एक वस्तु को उसका आधार मान रहे हैं, तो उसे कहा जाता है पैतृक संकल्पना या पेरेंटल हाइपोथेसिस, या फिर उसी को कहा जाता है मोनोपेरेंटल हाइपोथेसिस। क्लियर है दोस्तों। अब वही बात करेंगे द्वैतवादी विचारधारा। अब आप स्पष्ट हो चुके हैं, लिखा हुआ है द्वैत, वहां पे लिखा हुआ अद्वैत, दो नहीं, यहां पे दो। तो यहां पे क्या कहेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति किसी दो पिंड
या वस्तु, दो पिंड या दो वस्तु से हुई है, दो पिंड या दो वस्तु से हुई है। इसीलिए इस विचारधारा को जो हमने लिखा है, इस विचारधारा को कहा जाता है, यहां पे लिखेंगे हम, इसी विचारधारा को कहा जाएगा द्विपैत्रक संकल्पना या बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस। द्विपैत्रक संकल्पना या आप कह सकते हैं बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस। क्लियर है दोस्तों? तो द्वैतवादी और अद्वैतवादी दोनों, अद्वैतवादी और द्वैतवादी विचारधारा को आपने समझने का पूरा प्रयास किया। जहां पे हमने समझाने का प्रयास किया वहीं आपने समझने का भी प्रयास किया होगा। तो दोस्तों, जहां पर अद्वैतवादी विचारधाराएं एक वस्तु एक पिंड को पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं, वहीं द्वैतवादी विचारधाराएं दो वस्तु या पिंड को पृथ्वी का उत्पत्ति का कारण बतलाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर अद्वैतवादी विचारधारा या अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थक कौन होंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे, दो प्रमुख रूप से वैज्ञानिक की बात की जाएगी, लेकिन उससे पूर्व हम बात करेंगे 1749 ईस्वी की। 1749 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब विभिन्न विचारधाराएं सामने आ रही हैं, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए 1749 में काम्टे दी बफन आएंगे और यह बतलाएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति को बतलाने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? काम्टे दी बफन। क्लियर है दोस्तों? काम्टे दी बफन ने, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सूर्य से कोई अन्य पिंड से टकरा रहा या फिर सूर्य से ही, सूर्य के विखंडन से पृथ्वी या अन्य ग्रह की उत्पत्ति हुई है, अन्य ग्रह की उत्पत्ति हुई। क्लियर दोस्तों? तो काम्टे दी बफन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बतलाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जो कि आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत हैं। ये आधुनिक विचारधारा, ध्यान रखिएगा, आधुनिक विचारधारा की बात की जा रही है। एक सेकेंड दोस्तों, आधुनिक विचारधारा चार्ट भी बना लेंगे। तो ये आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत सबसे पहले कौन वैज्ञानिक या कौन भूगोलवेत्ता है जिन्होंने सर्वप्रथम बतलाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो काम्टे दी बफन। सन याद रखिएगा 1749। आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता काम्टे दी बफन। क्लियर दोस्तों? अब आगे चार्ट बनाएंगे हम और चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि आधुनिक विचारधारा में जो आपके अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थक होंगे, उसमें दो प्रमुख वैज्ञानिक की बात की जाएगी। दोनों को चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अद्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना में दो प्रमुख समर्थकों की चर्चा की जाएगी, जहां पे हम एक की तो देख चुके हैं। अब दो अन्य दो कौन से हैं यहां पे देखेंगे। कांट का वायव्य राशि या कांट की वायव्य राशि संकल्पना, कांट की वायव्य राशि संकल्पना। वहीं हम देखेंगे लाप्लास की निहारिका संकल्पना, लाप्लास की निहारिका संकल्पना, वही कांट की वायव्य राशि संकल्पना। अब दोनों में एक मूलभूत अंतर भी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, आपका मैथ्स के दृष्टिकोण से देखें तो सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि संकल्पना पर टिप्पणी कीजिए, या वहीं लाप्लास की निहारिका संकल्पना पर टिप्पणी कीजिए, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अद्वैतवादी संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। ये तो साधारण क्वेश्चन हो गए। अब आपसे घुमा कर कैसे पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जा सकता है कि अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि संकल्पना किस प्रकार से लाप्लास की निहारिका संकल्पना से भिन्न है? किस बिंदु पर लाप्लास की संकल्पना, कौन सी निहारिका संकल्पना वायव्य राशि संकल्पना से किस रूप में भिन्न दिखाई देती है? विवेचना कीजिए।
क्लियर है दोस्तों। तो इस रूप में क्वेश्चन बन सकता है। 11 मार्कर में इस टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना प्रतीत होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में भी बन सकता है, एमपीपीएससी में खैर बन ही सकता है। तो साधारण क्वेश्चन इसी रूप में बनेगा, अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए, या फिर लाप्लास की निहारिका संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए, दोनों में क्या अंतर संबंध है उस पर टिप्पणी लिखिए। किसी भी रूप में क्वेश्चन हो सकता है। या फिर सीधा 3 मार्कर में वायव्य राशि संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, निहारिका संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको बतलाना होगा कि कांट ने इसका प्रतिपादित किया। क्लियर है। अब सन याद रखिएगा 1755 ईस्वी, यहां पर हो जाएगा आपका 1796, 1796 1796 में लाप्लास की निहारिका संकल्पना आएगी, और वहीं कांट की वायव्य राशि संकल्पना 1775 में आएगी। क्लियर है दोस्तों। अब इन दोनों को समझने के लिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्लियर है। या तो हम एक काम करते हैं कि कांट की वायव्य राशि संकल्पना को एक स्लाइड में समझेंगे और दूसरी स्लाइड में हम समझेंगे लाप्लास की निहारिका संकल्पना, फिर दोनों स्लाइड में हम मूलभूत अंतर स्पष्ट करेंगे। क्लियर है दोस्तों। और इसी के साथ हम जब लाप्लास की निहारिका संकल्पना पढ़ लेंगे तो इस क्लास को वहीं पर हम रोकेंगे, क्योंकि इसका अगला भाग इसी कड़ी के रूप में हम पार्ट 2 के रूप में लेकर आएंगे, जिसमें हम स्पष्टता के साथ टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कांट की वायव्य राशि संकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। कांट की वायव्य राशि संकल्पना 1755 ईस्वी, 1755। चलिए देखते हैं। ब्रह्मांड में देव निर्मित मतलब ईश्वर से निर्मित, ठीक है, देव निर्मित असंख्य पिंड हैं। देव निर्मित असंख्य कण मौजूद हैं। ठीक है, असंख्य कण मौजूद है। देव निर्मित ये क्या है, असंख्य कण मौजूद हैं। क्लियर है दोस्तों। अब इन असंख्य कणों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि असंख्य कण का एक विशाल पिंड होता है। क्या होता है, ये असंख्य कण जो है इनकी प्रमुख विशेषता जान लीजिए। ये कैसे हैं, शीतल हैं। कैसे हैं, शीतल हैं, कठोर हैं और गतिहीन है। गतिहीन है, कठोर है और शीतल है, जो कि आपके ब्रह्मांड में देव निर्मित असंख्य कण मौजूद हैं। उनकी क्या विशेषता है, शीतल है, कठोर है और गतिहीन है। जब इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा तो एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कण मिलकर, छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण मिलकर बड़ा कण बनाएंगे। यही होगा, छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा कण बनाएगा। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, छोटे कण मिलकर छोटे कण विशाल कण का निर्माण करेंगे। क्लियर है। अब ये क्या हो गया आपका विशाल कण, इसे आप कह सकते हैं विशाल कण। इसकी गति क्या, अब मंद गति से ये घूर्णन कर रहा है, मंद गति से घूर्णन, और ये मंद गति से जो घूर्णन कर रहा है, ये जो विशाल पिंड है, इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस से निर्मित ये बादल हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है निहारिका। क्लियर है। जब इसी निहारिका में ग्रेविटेशनल फोर्स में वृद्धि होती जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होगी, तो यह पिंड किस में परिवर्तित होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी इसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर है। लेकिन हम यहां पे बात करेंगे इसका वॉल्यूम कम होना, डेंसिटी बढ़ना, जिससे इसकी घूर्णन गति, जो पहले मंद गति से गति कर रहा था, घूर्णन गति में वृद्धि हो जाएगी।
और जब गुणन गति में वृद्धि होती है तो आप साइंस के कॉन्सेप्ट के साइंस की एक अवधारणा है कि गुणन गति करती हुई वस्तु में दो बल कार्य करते हैं। गुणन गति करती हुए पिंड में दो बल कार्य करते हैं, एक होता है अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है अपकेंद्रीय बल जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। एक अंदर की ओर बल कार्य करता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, जो बाहर की ओर एक बल कार्य करता है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो गुणन गति करते हुए पिंड में दो बल कार्य करेंगे, जो दोनों बल में क्या समानता होगी वो देखना होगा। अब देखिएगा, जब गुणन गति करते हुए पिंड में दो बल की उत्पत्ति होगी, दो बल, क्लियर है? दो बल कौन से? एक आपका अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, और दूसरा आपका होगा अभिकेंद्रीय बल। क्लियर है? अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। और यहां पर फिर कांट ने कहा कि जब तेज गति से गुणन करते हुए पिंड में अपकेंद्रीय बल का मान क्या हो जाता है? अधिक। अपकेंद्रीय बल का मान अधिक हो जाने की स्थिति में, या फिर आप कह सकते हैं कि जब अभिकेंद्रीय बल का मान कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ये कण है, कौन सा? जो ये कण है आपका, इस कण से कुछ छल्ले बाहर निकलकर अलग हो जाएंगे। क्लियर है? ये कण बाहर अलग हो जाएंगे, निकलकर टूटकर अलग हो जाएंगे। और यही जो छोटे छोटे कण हैं, ये शीतलन की प्रक्रिया से, कैसी प्रक्रिया से? शीतलन की प्रक्रिया से ग्रह में परिवर्तित हो जाएंगे, पृथ्वी या ग्रह आप कह सकते हैं। और इसका जो शेष भाग बचता है, शेष भाग, ये शेष भाग सूर्य में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? एक बार फिर से समझेंगे, पूरा ध्यान से रखिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर कांट की वायु राशि संकल्पना समझ में आ गई तो आपको फिर कौन सी संकल्पना? लाप्लास की निहारिका संकल्पना बहुत आसान समझ में से आ जाएगी, बहुत आसान तरीके से समझ में आ सकती है। क्लियर है? तो देखिएगा, ब्रह्मांड में देव निर्मित असंख्य छोटे छोटे कण मौजूद हैं। ये छोटे कण कैसे? शीतल है, कठोर है और गतिहीन है। इसका आकार कब बड़ा होगा? जब छोटे छोटे पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो इस कण का आकार, मैंने कण का आकार कहा, इसके आयतन की बात नहीं की कि कितना एटमॉस्फेयर में कवर कर रहे थे पूरे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होने से सभी कण पास में आ जाएंगे और एक विशाल पिंड का निर्माण करेंगे। जब इस विशाल पिंड की गति मंद गति से गुणन कर रही होती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस की प्रधानता भी होती है, जिसे हम निहारिका कहेंगे। तो यही विशाल पिंड जो हाइड्रोजन गैस के बादलों का समूह है, जिसे हम निहारिका कह रहे हैं। अब इसी निहारिका में जब गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक हो जाएगा तो इसका क्या होना शुरू होगा? संकुचन। संकुचन प्रारंभ होगा तो आयतन गिर जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब साइंस का एक नियम बोलता है कि छोटे कण की गुणन गति अधिक होती है। क्लियर है दोस्तों? जिसका आकार, जिस पिंड का आकार जितना छोटा होगा उसके गुणन गति उतना ही तेज होती है। तो गुणन गति इसमें वृद्धि हो जाएगी। तब गुणन गति करते हुए पिंड में दो बल उत्पन्न होंगे, एक अपकेंद्रीय बल और एक अभिकेंद्रीय बल। जब अपकेंद्रीय बल का मान अधिक हो जाएगा तो इस निहारिका, जो सूक्ष्मतम कण है निहारिका के रूप में, अब इससे कण अलग होकर शीतलन की प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण करेंगे। वहीं जो निहारिका का जो शेष भाग बचता है वह सूर्य में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर पीटी में क्वेश्चन बन सकता है कि कांट की वायु राशि संकल्पना के आधार पर निहारिका के अवशेष से किस पिंड का निर्माण होता है? निहारिका के अवशेष से किस पिंड का निर्माण होता है? तो आप जानेंगे सूर्य का। जबकि इस निहारिका से जो छल्ले अलग होकर निकलकर अलग हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, या उसके शीतलन की प्रक्रिया से किस खगोलीय पिंड का निर्माण होता है? तो आप कहेंगे पृथ्वी जैसे सदृश ग्रहों का निर्माण होता है। क्लियर है दोस्तों? तो यह मूल रूप से आप ध्यान रखिएगा, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के मध्य कांट तुलना कर रहे हैं। क्लियर है? मूल बिंदु याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के मध्य तुलना करते हुए ग्रहों की तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बतलाने का प्रयास किया है कांट ने अपने वायव्य राशि संकल्पना में। अब हम अगली स्लाइड में जानेंगे लाप्लास की वायव्य राशि संकल्पना, फिर जानेंगे मूलभूत अंतर दोनों में क्या है। लाप्लास की निहारिका संकल्पना। लाप्लास की निहारिका संकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, 1796 में प्रतिपादित करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब इन्होंने क्या कहा? अब इन्होंने ब्रह्मांड में असंख्य छोटे छोटे पिंड की परिकल्पना नहीं की। उन्होंने सीधी बात कही कि एक हाइड्रोजन गैस के बादलों का
समूह, जिसे क्या कहा, नीहारिका। क्लियर है? और यही नीहारिका क्या मैंने वहां पे बात कही थी, यह मंद गति से क्या कर रहा है, घूर्णन। क्लियर है दोस्तों? ये कैसा पिंड है, एक विशाल पिंड है। तो लाप्लास ने सीधे किसकी परिकल्पना की है, एक विशाल पिंड की, जबकि हमने जस्ट इसके पहले देखा है, यहाँ पे क्या बात की थी, ब्रह्मांड में देव निर्मित असंख्य छोटे छोटे कण मौजूद है जो शीतल है, कठोर है, गतिहीन है। अब इसके बाद बन रहा है आपका नीहारिका। इसका मतलब एक स्टेप आगे आकर बात कर रहे हैं कौन, आपके लाप्लास। सीधा नीहारिका की परिकल्पना कर रहे हैं कि एक नीहारिका है और इसमें जब गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होती है और गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होने के कारण वह विशाल पिंड एक छोटे सूक्ष्म पिंड में परिवर्तित होगा, सूक्ष्म पिंड, और इस सूक्ष्म पिंड में परिवर्तित होगा जिसका आयतन कम है और डेंसिटी अधिक है। इसके कारण इसकी घूर्णन गति क्या होगी, घूर्णन गति में वृद्धि। घूर्णन गति जब बढ़ जाएगी तो इस घूर्णन गति बढ़ने के कारण यहां पर दो बल फिर से उत्पन्न होंगे, लेकिन दो बल उत्पन्न तो होंगे, लेकिन घूर्णन गति करते हुए पिंड में अपकेंद्री बल कौन सा उत्पन्न हो रहा है, एक अपकेंद्री बल, और दूसरा इन्होंने दूसरे बल की परिकल्पना की। यहां पे अभिकेंद्री बल की बात नहीं की है। उन्होंने कहा अपकेंद्री बल की तुलना कर रहे कि अपकेंद्री बल किससे अधिक हो जाएगा, उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अपकेंद्रीय, क्या लिखा है, सॉरी, अपकेंद्रीयवाद नहीं, अपकेंद्री बल, अपकेंद्रीय, चलिए सब रफ कर देते हैं, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्री बल का मान अधिक हो जाता है किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। जब अपकेंद्री बल का मान अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो आपकी नीहारिका है, जो सूक्ष्मतम कण बन चुका है, इससे ये छल्ले अलग हो जाएंगे। जैसे वहां पे प्रोसेस पढ़ा था हमने, ये छल्ले टूटकर अलग हो जाएंगे। ये छल्ले टूटकर जो अलग हो रहे हैं, यही शीतलन की प्रक्रिया से, शीतलन से ग्रह या पृथ्वी का निर्माण करेंगे। वहीं जो ये शेष भाग बचेगा, शेष भाग ये परिवर्तित हो जाएगा आपका सूर्य में। क्लियर है दोस्तों? तो लाप्लास ने नीहारिका संकल्पना के अंतर्गत क्या बात कही है कि गैसों के बादल का समूह है जो नीहारिका के रूप में जाना जाता है, यह मंद गति से घूर्णन गति कर रहा है। जब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है तो यह एक सूक्ष्मतम कण में परिवर्तित हो जाता है जिसका आयतन कम, डेंसिटी बढ़ जाती है। वही घूर्णन गति में वृद्धि होने से दो बल की उत्पत्ति होती है, जहां अपकेंद्री बल की तुलना लाप्लास किससे करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से, और कहते हैं कि जब अपकेंद्री बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है तो वो जो नीहारिका वाला पिंड है, नीहारिका वाले पिंड से कुछ कण टूटकर अलग हो जाएंगे जो शीतलन की प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण करेंगे और शेष बचा हुआ भाग सूर्य में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? अब मुझे बताइए दोस्तों कि कांट और लाप्लास की नीहारिका सिद्धांत, कांट की वायव्य संकल्पना और आपने देखा लाप्लास की नीहारिका संकल्पना, मूल अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर, इन्होंने एक ब्रह्मांड में देव निर्मित असंख्य कण के मौजूद होने की बात कही, ऐसा लाप्लास ने नहीं कहा। क्लियर है? एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हुआ, इन्होंने शुरुआत कहां से की है, ब्रह्मांड में स्थित असंख्य छोटे छोटे मौजूद जो कण हैं, जो शीतलन है, कठोर है या गतिहीन है, तो उसी के बाद उसने नीहारिका की परिकल्पना की। जबकि लाप्लास ने क्या किया, लाप्लास ने सीधे ही नीहारिका की परिकल्पना की है जो कि मंद गति से घूर्णन गति कर रहा था। दो अंतर हो गया। तीसरा मूल अंतर, जब ये दो बल उत्पन्न होंगे तो जहां लाप्लास बात करते हैं अपकेंद्री बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण से, तो वहीं आपके कांट करेंगे अपकेंद्री बल की तुलना अभिकेंद्री बल से, और आगे की प्रोसेस सेम वैसी है जैसे कि कांट की है और लाप्लास की, दोनों में समानता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कांट की वायव्य राशि संकल्पना लाप्लास की वायव्य राशि संकल्पना से किस प्रकार से समानता रखती है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। वही क्वेश्चन का रूप यह भी हो सकता है कि किस बिंदु पर दोनों में असमानता के बिंदु नजर आते हैं, किस कोण पर दोनों के मध्य असमानता के बिंदु नजर आते हैं। तो
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि लाप्लास की नीहारिका संकल्पना वहीं कांट की वायव राशि संकल्पना में समानता के बिंदु के साथ साथ असमानता के बिंदु कौन कौन से है विवेचना कीजिए। क्लियर दोस्तों, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। पहले चार्ट पर लेकर चलते हैं आप लोगों को, जहां पर हमने देखा था कि हम इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को कवर करेंगे। तो आज हमने सामान्य परिचय जाना और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांतों की चर्चा की है। अब हम आने वाली क्लासों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानेंगे, पृथ्वी के अक्षांश देशांतर रेखा जानेंगे और पृथ्वी की विभिन्न गतियां और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोगों से इजाजत चाहते हैं और कल पुनः आप इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को देखने को उपरांत अपना फीडबैक अवश्य बताइएगा, जिससे क्या है मुझे सिर्फ एक ही फायदा होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो की एक श्रृंखला लगातार जारी रहे तो आप लोगों के सहयोग से ही यह कार्य संभव हो पाएगा। इसलिए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स पर टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा हमारे द्वारा किया जा रहा अध्यापन का कार्य आप लोगों के लिए कितना सारगर्भित हो पा रहा है, जो कि यह मुख्य परीक्षा के साथ साथ यह प्रीलिम्स परीक्षा चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी, दोनों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्लियर दोस्तों, चलिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद और यहीं पर इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। थैंक यू।